फाइन। देखो स्टूडेंट, क्लास नंबर 6 वर्ब चैप्टर। तो इससे पहले हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या अभी तक सीखे हैं कि वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू ब्रॉडली 2 पार्ट्स। वर्ब को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, मेन वर्ब एंड योर ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, वर्ब का मतलब क्या होता है? दैट वर्ड दैट डिनोट एक्शन बट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जो एक्शन दिखाया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। देखो, तो मेन वर्ब को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, वर्ब को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। फर्दर मेन भाग को भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड योर सेकंड वन इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है इसको भी 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, टू डू फॉर्म, टू हैव फॉर्म, एंड टू बी फॉर्म। समझ गए ना? और ये जो सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब है इसको भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक मॉडल्स होगा एंड सेकेंड वन इज योर सेमी मॉडल्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं मार्जिनल्स। ठीक है, सेमी मॉडल्स या फिर मार्जिनल मॉडल्स। क्लास में ये कंप्लीट हो चुका है टोटल, और ये भी कंप्लीट हो चुका है। सही बात है ना? अब हम लोग बचे हैं मेन वर्ब। इसका बहुत कुछ देखना है, बट आज ये नहीं देखने जा रहे हैं हम लोग। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब, ये दोनों ही किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि जानते हो ना कि वर्ब कैन बी सिंगुलर, वर्ब कैन बी प्लूरल। मेन वर्ब का परिभाषा क्या होता है विद्यार्थी लोग? जो V1 से लेके V5 तक जाए, जस्ट सो सिंपल, गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोस। ये तो सुने ही हो तुम लोग, करेक्ट? इसको बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब या फिर इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। जो V1 से V5 जा सकता है उसके अंदर ही टाइम छुपा हुआ है, टेंस छुपा हुआ है। जब हम लोग V1 का बात करेंगे तो वो प्रेजेंट टेंस के लिए है, जब हम लोग V5 का बात करेंगे तो वो भी प्रेजेंट टेंस के लिए है, पर जब V2 का बात करेंगे तो वो पास्ट टेंस के लिए है, फिर V3 का बात करेंगे तो वो परफेक्ट टेंस के लिए। अब परफेक्ट टेंस पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। और उसके बाद जो V4 फॉर्म है, जिसको ING फॉर्म भी कहते हैं, वो भी पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है, जो कि तुम लोग बहुत अच्छे से टेंस के चैप्टर में समझने जा रहे हो। यहाँ पे बोलने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे इसलिए बोलने की ज़रूरत है क्योंकि आज का जो क्लास है वो सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन पे क्लास है। यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वर्ब लिखना होता है। जैसे आई है तो हमेशा V1 आएगा ना, यदि प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो। यू है तो हमेशा V1 आएगा ना। हाँ, यू के साथ V5 नहीं आ सकता है। यानी कि जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। आई और यू हमेशा एक्सेप्शनल है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होना चाहिए? V1 आना चाहिए, क्योंकि V1 क्या है? प्लूरल वर्ब है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब कौन सा आना चाहिए? V5 आना चाहिए। तो ये जो कम्बिनेशंस है, इसी कम्बिनेशन को समझने वाले हैं क्लास नंबर 6 में। तो क्लास नंबर 6 और क्लास नंबर 7 पूरा डेडिकेटेड होगा सब्जेक्ट एंड वर्ब कम्बिनेशन से। समझ गया ना? चलो, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है आज क्लास के बारे में। अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारा टाइप्स, काइंड या कैटेगरी ऑफ वर्ब। अच्छा स्टूडेंट, देखो वर्ब को ना, मेन वर्ब को, जैसे मेन वर्ब को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं ना, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में। देखो, फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, इसको लिख सकते हो तुम लोग, फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब को दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई किया जा सकता है। रेगुलर वर्ब एंड योर इरेगुलर वर्ब।
इरेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स का मतलब क्या होता है विद्यार्थी लोग? रेगुलर वर्ब्स का मतलब होता है जहां पे V2 इक्वल टू V3 हो, सेम हो। और इरेगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है? जहां पे V2 इज नॉट इक्वल टू V3, सेम ना हो। एग्जाम्पल समझो, जैसे एग्जाम्पल देखो, हाँ, थिंक, थॉट एंड थॉट। यहां पे देखो सी, सॉ और सीन, करेक्ट? हाँ। विजिट, विजिटेड, विजिटेड, करेक्ट? यहां पे देखो गो, वेंट, गॉन। बच्चे लोग ये क्या है? V1 है, ये क्या है? V2 है, ये क्या है? V3 है। तो देख रहे हो ना तुम लोग, V2 और V3 सेम है ना? यहाँ पे क्या V2 और V3 सेम है? नहीं है। तो इस तरह का वर्ब को क्या बोलते हैं हम लोग? इरेगुलर वर्ब। जहाँ पे V2 और V3 सेम नहीं हो उसको क्या कहेंगे? इरेगुलर वर्ब कहेंगे। और जहाँ पे V2 और V3 सेम हो उसको क्या कहेंगे? रेगुलर वर्ब कहेंगे। ये भी एक क्लासिफिकेशन है वर्ब का, समझ गए ना? तो जब हम लोग बात कर रहे होते हैं गो, वेंट, गॉन, यही अधिकतर एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि सबसे सिंपल फॉर्म है। तो गो अपने आप में क्या है? इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसका जो V2 है, V3 है, वो दोनों अलग है, डिफरेंट है एक दूसरे से। बट ये देखो, यदि मैं थिंक वर्ब का बात करूं V1 से लेकर V5 तक, अच्छा फिर V4 V5 यहाँ पर नहीं लिखे हैं क्योंकि उसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन क्या है? फोकस V2 और V3 है। ये दिखाने के लिए V1 से V3 तक ही लिए हैं। फर्दर प्रोसेस कर सकते हो, इसमें बोल सकते हो कि यहाँ पे थिंकिंग और वहाँ पे थिंग्स लिख सकते हो। हाँ, यहाँ पे विजिटिंग लिख सकते हो और उधर तुम विजिट्स लिख सकते हो, समझ गया ना? उसी तरह देखो वहाँ पे सीइंग लिख सकते हो और तुम सीज लिख सकते हो। उसी तरह देखो यहाँ पे गॉन है, गोइंग लिख सकते हो और गोज लिख सकते हो। तो V4 और V5 से मतलब नहीं है। रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है, उसके लिए ज़रूरी है V2 और V3 को देखना। यदि दोनों सेम है तो क्या होगा? रेगुलर वर्ब। और दोनों यदि सेम नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको? इरेगुलर वर्ब। समझ गए ना? हाँ, चलो अब एक चीज़ नोट करके लिखना है स्टूडेंट तुम लोग, नोट। यहाँ पे लिखना verb should be consistent. Verb should be consistent with subject. कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब किस टाइप का होना चाहिए? आपका सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए विद्यार्थी लोग? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब किस टाइप का होना चाहिए? प्लूरल वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लूरल वर्ब होना चाहिए। इसलिए वर्ब शुड बी कंसिस्टेंट विथ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो रूप है उसी रूप में वर्ब का भी रूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब तुम प्लूरल लिखे जा रहे हो, गलत हो जाएगा। आया समझ में क्या बोल रहे हैं? गलत हो जाएगा। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, सो सिंपल। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल वर्ब होना चाहिए। अब देखो बच्चे लोग, ये जो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं, इट कैन बी योर ऑक्सिलरी वर्ब एंड इट कैन बी योर मेन वर्ब। तो यहाँ पे दोनों ही हो सकता है। ये वर्ब का मतलब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है या फिर मेन वर्ब भी हो सकता है। राइट डाउन दिस थिंग्स, मेन वर्ब भी हो सकता है। बट एट व्हाट कंडीशन? आखिर ये सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन आखिर किस में इस तरह कंसिस्टेंट हो? ये ओनली इन प्रेजेंट टेंस, केवल प्रेजेंट टेंस में ही हो सकता है ये। तो यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में, ओनली
ओनली एप्लीकेबल, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम लोग नीचे लिख लेना नोट करके, ओनली एप्लीकेबल ओनली एप्लीकेबल इन प्रेजेंट टेंस। और बच्चे लोग इसको ना ऐसे करके डब्बा में डाल दो, कि जो वर्ब है वो कंसिस्टेंट रहेगा सब्जेक्ट के साथ केवल प्रेजेंट टेंस में। बात समझ में आ रहा है ना? केवल प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में नहीं होगा। पास्ट में चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लुरल हो, वो भी टू के साथ ही आएगा। आया समझ में? और जहाँ तक सवाल है फ्यूचर का, तो फ्यूचर में क्या होगा? मॉडल्स लगेंगे और उसका हमेशा भी वन ही आएगा, वो तो तय है पहले से ही। चलो ये समझ में आ रहा है ना ये चीज़? हाँ, तो यहाँ पे लिख लो ये प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे स्टूडेंट, एग्जाम्पल जैसे V1 और V5। अब V1 V5 भी है। V1 क्या है स्टूडेंट? प्लुरल वर्ब है ना ये? हाँ, प्लुरल मेन वर्ब है ये। क्या बोलेंगे इसको? प्लुरल मेन वर्ब। V5 क्या है स्टूडेंट? सिंगुलर मेन वर्ब है। क्या है ये? सिंगुलर मेन वर्ब है। तो इस तरह का जो एप्लीकेशन देखोगे ओनली इन योर प्रेजेंट टेंस, केवल प्रेजेंट टेंस में ही देख सकते हो। किसी में V1 आ रहा है, किसी में V5 आ रहा है, केवल कहाँ? जब बात प्रेजेंट टेंस का हो। यदि बात पास्ट का करेंगे तो बिल्कुल ये नहीं आना चाहिए। उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? V2। हाँ, V2। तो लिखो यहाँ पे ये जो V2 है ये पास्ट है, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट का नेचर क्या है। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर आपका यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली V3, V3 क्या होता है स्टूडेंट? परफेक्ट टेंस के लिए यूज होता है ना, परफेक्ट टेंस। और इसमें हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर रहे होते हैं? हैज या फिर हैव। हैज, हैव प्लस V3। समझ गए? हाँ। एंड V4 तो मैं बता, अच्छा V4 क्या है? कंटिन्यूअस के लिए। किसके लिए? कंटिन्यूअस के लिए। जैसे आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ये कंटिन्यूअस के लिए है। ठीक है, उसमें हमेशा VING फॉर्म आएगा जो बात है। ठीक है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यदि मान लो कि यहाँ का प्रेजेंट टेंस हो, ठीक है, यहाँ का प्रेजेंट टेंस हो तो सब्जेक्ट बिल्कुल हैज़ और हैव के हिसाब से डिसाइड होगा। यहाँ का प्रेजेंट टेंस है तो ऑक्सिलरी वर्ब से डिसाइड होगा। ऑक्सिलरी वर्ब से, इसको लिख लो पहले, कोई बात नहीं, ये समझ में नहीं आएगा फिर भी चलेगा, इसको लिखते रहो। एंड V5 के बारे में हम बता चुके हैं, प्रेजेंट टेंस। और इसके बारे में तुमको अधिक जानकारी मिलेगा टेंस चैप्टर में, समझे ना? टेंस में यू विल गेट मोर क्लू इन टेंस। एनीवे, जितना काम है उतना लेके चलो। बस हमारा काम क्या है? इसको देखना, V1 और V5 को फोकस करना। ठीक है, ये समझ गए तो हो गया, मिटा देना। जैसे स्टूडेंट देखो, मैं एक बार इसको भी समझा देता हूँ तुम लोग को, हो सकता है तुम लोग को अंदर कन्फ्यूजन आ गया हो। एनीवे देखो, एक एक सेंटेंस बना देता हूँ तो क्लियरिटी आ जाएगा। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल समझो। ही विजिट्स द टेम्पल। नंबर ए लिख लो, ही विजिट्स द टेम्पल। बी देखो, they have visited the temple, they have visited the temple। नंबर बी। नंबर सी देखो, रोहन
goes to market. Number C. Number D. Sohan is going to market. Number E. I play cricket. F. They play क्रिकेट या फुटबॉल। चलो देखो, जो भी यहाँ पे बताएं स्टूडेंट, कहीं हो सकता है कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो। V1 V5 तो समझ में आ गया होगा, बट हो सकता है तुम लोग को V2 V3 V4 समझ में नहीं आए। चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं V3 का। I went to market। जी है ये, आई वेंट टू मार्केट। चलो एच भी लिखते हैं, दे वेंट टू मार्केट। आई सी वेंट टू मार्केट। चलो ए क्या है, ही विजिट्स द टेम्पल। बी क्या है, दे हैव विजिटेड द टेम्पल। सी क्या है, रोहन गोज टू मार्केट। डी क्या है, सोहन इज गोइंग टू मार्केट। ई क्या है, आई प्ले क्रिकेट। एफ क्या है, दे प्ले फुटबॉल। जी क्या है, आई वेंट टू मार्केट। एच क्या है, दे वेंट टू मार्केट। आई क्या है, सी वेंट टू मार्केट। सिंपल सेंटेंस, वेरी इजी, समझ गए। अब ये सेंटेंस बताने की क्या जरूरत है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, इसको समझने के लिए। बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दोगे, चलो कोई बात नहीं लिखे हो कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिखना। इधर देखो, यहाँ ध्यान दो। अब तुम लोग बताओ, ही क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो वर्ब कौन सा आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब का मतलब V5। देखो V5 आया, समझ गए। हाँ अब देखो ये, चलो ये हो गया। अब बताओ रोहन क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो क्या आना चाहिए, V5 आना चाहिए। V5 आया। मैं ये चीज प्रेजेंट टेंस में ही हो पा रहा है, क्योंकि गो और गोस क्या है, प्रेजेंट टेंस। विजिट और विजिट्स क्या है, प्रेजेंट टेंस। बाकी में तुमको ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलेगा इस तरह का, तो इसलिए नोट करके लिखे हो ना कि सब वर्ब जो होना चाहिए वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, किसका, सब्जेक्ट का, मगर ओनली एप्लीकेबल इन योर प्रेजेंट टेंस, केवल प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। देखो ना बदल रहा है, ही के साथ V5 आ रहा है, समझ गए ना, एंड दे के साथ V1 आ रहा है। दे मतलब प्लूरल, दे के साथ V1 आया है, और सिंगल के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 आया है। ये तो समझ गए। हाँ अब यहाँ पे देखो, ये जो परफेक्ट टेंस का बात कर रहे थे। अच्छा कौन सा परफेक्ट टेंस यूज किया, हैव यूज किए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सही है। दे हैव विजिटेड द टेम्पल, तो क्या कोई वर्ब को फर्क पड़ा यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ज्यों कहते हूँ V3 है, किसको फर्क पड़ता, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो किसको फर्क पड़ता है, इसको फर्क पड़ता है, इसको समझे, इसको फर्क पड़ता है। जैसे मान लो, लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे सी हैज विजिटेड द टेम्पल, सी हैज विजिटेड द टेम्पल, तो यहाँ पे ये बदला, ये नहीं बदला, इट विल रिमेन द सेम, सेम ही रहेगा। वो क्या बदला, ये ऑक्सिलरी वर्ब बढ़ा। ये क्यों हैज आया, हैज किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हाँ तुम कहोगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं सर, आई और यू भी तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। चलो यू तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, मगर आई तो सिंगुलर है। मगर आई और यू सिंगुलर का नियम फॉलो नहीं करता है, बात समझे। आई और यू किसका फॉलो करता है, प्लूरल वर्ब का, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है ये, हालांकि सिंगुलर है, मगर किस तरह काम करता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तभी तो हम लोग आई के साथ प्ले लिखते हैं, जबकि प्ले V1 है, मगर फिर भी आई के साथ हम लोग प्ले लिख रहे हैं। कायदे से प्लेस होना चाहिए था ना, यदि आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो V5 लगता, मैं यहाँ पे फिर भी V1 लग रहा है। कहने का मतलब क्या कि आई बिहेव कर रहा है प्लूरल सब्जेक्ट की तरह। तो आई हो चाहे यू का सिंगुलर हो, अब प्लूरल है तो छोड़ दो, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही लेगा वो।
चाहे आई हो चाहे यू हो, दोनों सिंगुलर होने के बावजूद भी वर्ब किस तरह फॉलो करता है, प्लूरल के रूप में। समझ गए? यहां पे देखो, दे हैव विजिटेड टेम्पल, सी हैज विजिटेड टेम्पल, हैज ही चेंज हुआ है ना, ये तो चेंज नहीं हुआ। अब आगे देखो, अब यहां पे क्या होगा चलो, ये गोइंग तो सेम ही रहेगा, कुछ भी पास्ट टेंस में लिखो। सोहन इज गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट, आर चेंज हो जाएगा यहाँ पे, यदि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो मैं ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो देख पा रहे हो ना एक चीज, केवल प्रेजेंट टेंस ही है, यानी कि भी और V1 और V5 ही चेंज हो रहा है एक दूसरे से, बाकी जितने भी चीज़ है वो रिमेन कांस्टेंट है। और उसके आसपास जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो चेंज होके बताना चाह रहे हैं कि देखो हम प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है। बाकी यदि वर्ब में ट्रांजिशन हो रहा है तो ओनली V1 और V5। समझे इस चीज़ को क्या बोले हैं? आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पे देखो वही चीज, दे प्ले फुटबॉल, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल है ना ये, तो क्या आ जाएगा V1। अब यहाँ पे देखो, आई वेंट टू मार्केट, पास्ट का बात है, कुछ भी लिखो, यहाँ पे तुम सिंगुलर सब्जेक्ट लिखो या प्लूरल सब्जेक्ट लिखो या कुछ भी लिखो, थर्ड वाला लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी वेंटी आएगा, यहाँ पे भी वेंटी आएगा, यहाँ पे भी वेंटी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता V2 को। इसलिए यहाँ पे लिखे ना, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, V2 को कोई फर्क नहीं पड़ता। V2 विल रिमेन V2 ट्रांजिशन नहीं होगा। तो फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ कि जो ट्रांजिशन देखते हो तुम लोग, वर्ब का जो ट्रांजिशन देखते हो किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, वो केवल प्रेजेंट टेंस तक ही है सीमित, ना ही वो फ्यूचर में है और ना ही वो पास्ट में है। यदि फ्यूचर में है तो फ्यूचर के लिए मॉडल्स को मॉडिफाई करना होगा। अब पास्ट तो छोड़ो, पास्ट तो V2 डालो, बात खत्म करो। और यदि परफेक्ट टेंस का बात होगा तो परफेक्ट टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको मॉडिफाई करो। V3 तो रिमेन कांस्टेंट, V3 तो एज इट इज रहेगा आपका। हाँ, V3 देख रहे हो ना। यदि मान लो कि ये एक्शन पास्ट का होता तो क्या लिखते, दे हैड विजिटेड द टेम्पल। यदि मान लो कि ये फ्यूचर का बात होता तो दे विल हैव विजिटेड द टेम्पल। तो मॉडल से ऐड हो रहा है, V3 विल रिमेन कांस्टेंट। मैं क्या प्रेजेंट में V1 और V5 चेंज हो रहा है ना, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। मैं बार बार एक ही चीज़ को दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब हुआ कि जो भी ट्रांजिशन तुम देखते हो सब्जेक्ट और वर्ब का, वो एप्लीकेबल है केवल प्रेजेंट टेंस तक। ठीक है, चलो ये लिख लो थोड़ा। हालांकि जानते हो तुम लोग, चूँकि विषय यही है इसलिए मुझे फिर से इस चीज़ को बताना पड़ रहा है और कुछ नहीं। नाउन से लेके वर्ब का किए हो तो ये पता था ना तुम लोगों सबको, पता है ना ये सब चीज़ यो। हाँ, इजी है, इजी। बताओ, ब्लू इंक डाले जा रहे हैं फिर भी ब्लैक ही निकल रहा है। जादू है कि नहीं है? ये जादू नहीं है, इसमें भरा हुआ है पहले से ब्लैक। ब्लू जा रहा है तो ब्लैक पुश हो रहा है और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, वर्ब का लेते लेते हम टेंस का ले लिए। क्या करोगे, वर्ब और टेंस एक दूसरे से संबंधित हैं, उसको आप अलग नहीं देख सकते हो, बोथ आर इंटर रिलेटेड। एनीवे, तो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। लिखो, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशंस। verb subject combinations. Number 1, if there is reflection of wishes, if there is a reflection of wishes
in a sentence use plural verb if there is a reflection of wishes in a sentence, use plural verb even with a singular subject. With a singular subject. अब क्या है इसका मतलब समझो. A, I wish I were the CM of this state. I wish I were the CM of this state. लिखते रहो, समझाएंगे थोड़ी देर में. If I were you, if I were you, I would pardon him. कुछ समझे हेडलाइंस से? अभी तक तो नियम क्या बता रहे थे तुम लोग को? अभी तक नियम क्या चल रहा था हम लोग का कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है, ये न बोल रहे थे. अब हम लोग यहाँ से वो जनरल रूल है. बहुत सारा ऐसा केस होगा विद्यार्थी जहाँ पे भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वर्ब प्लूरल भी आ सकता है. वर्ब क्या आ सकता है? प्लूरल भी आ सकता है. तो वही सब केसेस देख रहे हैं यहाँ पे. ये रूल्स हैं. जैसे इससे पहले हम लोग आई तक बनाए ना सेंटेंस, उसमें क्या था? जिस हिसाब से सब्जेक्ट था उस हिसाब से वर्ब चल रहा था, जिस हिसाब से सब्जेक्ट था उस हिसाब से वर्ब चल रहा था. चलो इसको समझो. मगर कुछ कंडीशंस में ऐसे होते हैं. तो कंडीशन क्या है? मान लो किसी भी सेंटेंस में विशेष का बात हो, मतलब इच्छा और आकांक्षा का बात हो, एस्पिरेशन का बात हो, समझे ना? इच्छा जो कि संभव नहीं हो सकता है, बस इच्छा है. यदि किसी भी सेंटेंस में इच्छा का बात हो तो उस समय हमें इनफैक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं. आई रिपीट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं. और वो प्लूरल वर्ब का मतलब है यहाँ पे प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि वर्ब कैन बी योर मेन वर्ब एंड इट कैन बी योर ऑक्सिलरी वर्ब. अब यहाँ पे देखो, आई विश यानी कि मैं कामना कर रहा हूँ कि यदि मैं सीएम होता इस स्टेट का. आई विश आई वर द सीएम ऑफ दिस स्टेट. तो कायदे से आई के साथ क्या लगना चाहिए? एम लगना चाहिए. एम लगना चाहिए. आई एम द सीएम ऑफ दिस स्टेट. मगर नहीं लगा, वह लगा. WERE, वह मतलब इच्छा जताया जा रहा है. जबकि WERE क्या प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब है, टू बी फॉर्म का. दूसरा देखो, इफ आई वर यू, यानी कि यदि मैं तुम्हारे जगह होता, इसका मतलब ये हुआ यदि मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं जरूर उसको माफ कर देता. आई वुड पार्डन हिम. मैं ऐसा हो नहीं सकता है. बस ये विशेष है. तो कोई भी सेंटेंस में यदि विशेष आए तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसे कोई मतलब नहीं है. वर्ब हमेशा क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा. आया समझ में ना? चलो राइट डाउन और एक सेंटेंस खुद लिखो. नंबर 2,
aspirations and wishes with singular subjects. सेम है, इसी का एक्सटेंशन है ये। यहाँ पे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग मेन वर्ब देखने जा रहे हैं। गॉड ठीक है स्टूडेंट, वी हैव 4 सेंटेंस। चलो इसको लिख लो। लिख लिए? चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो तो देंगे टाइम देंगे, जरूर टाइम देंगे। देखो यहाँ पे पहले समझ लो। यहाँ बोले समझने के लिए, छोड़ दो सब। ये समझ में आया तुम लोग को? यू समझ में आया? यू थोड़ा बहुत? देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहे थे। गौर कियो, यहाँ पे मेन वर्ब कहीं नहीं आया है। यहाँ पे मेन वर्ब नहीं आया था। मेन वर्ब का परिभाषा क्या होता है? जो V1 से V5 तक जा सकता है। बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं। जो V1 से V5 तक जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब तो तुम लोग जान ही रहे हो। ऑक्सिलरी वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है या फिर सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है। सही बात है ना? तो यहाँ पे जो तुम लोग देख रहे थे, प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब का केस देख रहे थे। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं। जैसे देखो, मान लो कोई वर्ब्स, जैसे एग्जाम्पल सेव, ब्लेस, हेल्प, लिव एसेट्रा, यदि इस तरह का शब्द आ रहा है सेंटेंस में, ठीक है, हेल्प भी लिख दिया क्योंकि हेल्प यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यदि कुछ वर्ब है, सेव है, ब्लेस है, लिव है, हेल्प है, इस तरह का शब्द आ रहा है सेंटेंस में और इससे एस्पिरेशन झलक रहा हो, सेम चीज़ जो यहाँ पे हो रहा था, इससे एस्पिरेशन झलक रहा हो, मतलब इच्छा और आकांक्षा वहाँ पे यदि सेंटेंस में है, तो ऐसे केस में ध्यान सुनो, ऐसे केस में भले ही ये प्लूरल वर्ब है, भले ही ये प्लूरल वर्ब है, भले ही ये प्लूरल वर्ब है, बट ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ सकता है। कैसे कहोगे कि सर ये प्लूरल वर्ब है? सेव है, सेव्ड होगा, सेव्ड होगा, सेविंग होगा, फिर सेव्स होगा। सेव्स V5 हुआ ना, ब्लेस हुआ है ना, इसका भी ट्रांजिशन होगा, ब्लेसेस जाएगा वहाँ पे। लिव है, इसका भी ट्रांजिशन होगा, लिव, लिव्ड, लिव्ड, लिविंग, लिव्स। तो ये जितने भी वर्ब देख रहे हो सब क्या है? प्लूरल वर्ब है कि नहीं है? कभी भी हम वर्ब लिखते हैं तो हमेशा V1 ही डिनोट करते हैं, तो V1 हमेशा प्लूरल वर्ब रहता है, मगर उसके साथ क्या रहा है? एस्पिरेशन जुड़ा हुआ है। तो ऐसे केस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी ये आ सकता है। एग्जाम्पल समझो, गॉड क्या है? सिंगुलर है ना, भगवान एक है, गॉड, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको आशीर्वाद दे। गॉड है सिंगुलर, कायदे से सिंगुलर के साथ क्या आना चाहिए? V5 आना चाहिए ना बच्चे लोग। ब्लेसेस नहीं आया, ब्लेस आया। क्यों? क्योंकि जो बोल रहा है वो इच्छा जता रहा है कि तुमको आशीर्वाद मिले भगवान का।
उसमें एस्पिरेशन छुपा हुआ है उसका, जो भी बोल रहा है इस चीज़ को। गॉड सेव द क्वीन, भगवान क्या करे, क्वीन को बचा ले। एस्पिरेशन है कि नहीं इसमें? ऐसे भी है, ऐसे भी, ऐस नहीं है, ऐसे भी है। गॉड हेल्प हिम, भगवान उसको मदद करे। अब तुम लोग सोच रहे थे, तुम लोग में भी सोच रहा हो गॉड ही वाला आएगा क्या सेंटेंस? क्या दूसरा वाला नहीं हो सकता है? दूसरा वाला भी हो सकता है। द किंग लिव ए लॉन्ग लाइफ, आशा करते हैं कि किंग जो है लंबा जिए, और किंग के लिए तो प्रजा इस तरह का आशा रखते ही हैं। अभी नहीं, पहले, अब तो खत्म हो गया किंग्स। द किंग लिव ए लॉन्ग लाइफ। तो बच्चे लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे V1 है, V5 नहीं है, क्योंकि इसमें भी इच्छा है। तो ये बात को भी समझ लो कि भले ही नियम क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, मगर यदि एस्पिरेशन का बात हो, इच्छा और आकांक्षा का बात हो, उस समय इस तरह का वर्ब आए तो उस समय आप चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लुरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लिख सकते हो। हाँ, तुम्हारा सवाल यही होना चाहिए ना कि सर यदि प्लुरल सब्जेक्ट है तो क्या होगा? कुछ नहीं, V1 ही रहेगा उसमें भी, उसमें तो V1 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लुरल सब्जेक्ट साथ ही तो V1 आता है कायदे से। समझ गए? जैसे द किंग्स लिव ए लॉन्ग लाइफ या द किंग्स लिव देयर लॉन्ग लाइफ्स, इसको ऐस कर दो कि बहुत सारा किंग अपना लंबा जीवन जिए, उसमें भी एस्पिरेशन है। मगर देख रहे हो ना, एस्पिरेशन यदि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो तो वर्ब प्लुरल आना चाहिए। बिल्कुल, ये अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल इसी का एक्सटेंशन है ये। तुम लोगों को नहीं लग रहा है फर्स्ट और सेकंड वन एक्सेप्शनल है, यानी कि जो जनरल नियम को फॉलो नहीं कर रहा है? हाँ, ये सब रूल्स है स्टूडेंट। ये नियम जान लोगे तो फायदा ही होगा। देखो, इफ टू nouns come for the same person or object, use singular verb। यूज सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल समझो, ए द पेंटर एंड पोएट, द पेंटर एंड पोएट has done a great work। done a great work। Number B, the teacher and clerk, the teacher and clerk is very happy। The teacher and clerk is very happy। समझे बात को? कुछ हेडलाइन से कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को? यदि दो नाउन आ रहा है एक ही आदमी के लिए, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऐसे केस में हमेशा हमें वर्ब किस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए? सिंगुलर यूज करना चाहिए। द पेंटर एंड पॉइंट, यानी एक ही आदमी है, वही पेंटर भी है और वही पॉइंट भी है। पॉइंट समझते हो ना? हाँ, क्या होता है? कभी 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 जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, और जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे बोलो तो क्या पहुंचे? छोड़ दो, नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा है वो ज़्यादा हो जाएगा। एनीवे, देखो यहाँ पर पेंटर और पॉइंट एक ही आदमी के लिए, समझे? कैसे पता चला तुम लोग को? इस
हैज, समझे। दूसरा देखो, द टीचर एंड क्लर्क इज वेरी हैप्पी, यानी कि वही टीचर भी है, वही क्लर्की है, वही क्लर्की है। कैसे पता चला आपको इस तो चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, दोनों ही सिंगुलर नेचर का है। एक सेंटेंस फटाफट लिखो तुम लोग। If the two nouns with the same meaning come in a sentence use singular verb. If the two nouns, यहाँ पे दा लग जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव है ना, इसलिए। इफ द टू नाउन्स विद द सेम मीनिंग कम इन अ सेंटेंस यूज सिंगुलर वर्ब। अब ये बोलना क्या चाहता है, सेंटेंस के थ्रू समझो। हाँ, अच्छा बच्चे लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ड डाल दो तुम। If the two singular nouns with the same meaning come in a sentence, use singular verb. The rule and regulation of my life differs from that of yours। चलो एक ये लिखते हैं। चलो तुम लोग का माइंड चेक करते हैं। द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ माई लाइफ डिफर्स फ्रॉम योर्स। ये लिख लिया हो ना स्टूडेंट, ये वाला कंप्लीट हो गया ना। हाँ, सी द बेनिफिट एंड advantage of this business is huge। चलो इसको लिख लो पहले। If the two singular nouns with the same meaning come in a sentence, use singular verb. The rule and regulation of my life differs from that of yours। सेकेंड सेंटेंस क्या है, द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ माई लाइफ डिफर्स फ्रॉम योर्स। एंड सी क्या है, द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ दिस बिजनेस इज ह्यूज। सेंटेंस समझ में आया तुम लोग को? कौन सा सही है कौन सा गलत है ये भी समझ में आया तुम लोग को? चलो पूछते तुम लोग का चेक हो जाएगा ये बहाने। बताओ तो क्या चीज़ चेक होने वाला है? एडजेक्टिव।
ये जानबूझ के हम डाल दिए हैं एक सेंटेंस में तुम लोग का चेक करने के लिए कि पता है कि खोपड़ी में है कि नहीं है, कि सब कॉन्सेप्ट भूल गया है। चलो पूछते हैं। अच्छा पहले नियम समझ लेते हैं। स्टूडेंट लिख लिया हो ना? हाँ देखो यहाँ पे समझो, अरे इतना देर वेट नहीं कर सकते हैं, जल्दी करो। अच्छा यहाँ पे क्या है कि दो नाउन है, बट दोनों ही नाउन क्या है? सिंगुलर है। बच्चे लोग क्या है? दोनों ही नाउन सिंगुलर है, इसलिए मैंने सिंगुलर ऐड किया ना इसमें बाद में। कैसे? देखो रूल सिंगुलर है, रेगुलेशन सिंगुलर है। रूल सिंगुलर है, रेगुलेशन सिंगुलर है, बेनिफिट सिंगुलर है और एडवांटेज सिंगुलर है। आया समझ में? यदि दो नाउन जो कि सिंगुलर है मत दोनों नाउन का मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम हो, तो ऐसे केस में हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, रूल का भी मीनिंग वही है जो मीनिंग रेगुलेशन का है। ये मेरे जीवन का नियम कायदे है, तो नियम का मतलब भी वही होता है, कायदे का मतलब भी वही होता है। बात समझ में आ रहा है ना? क्या बोल रहे हैं? रूल एंड रेगुलेशन, रूल का मतलब भी लगभग वही है और रेगुलेशन का मतलब भी वही है। ऐसे केस में हमें क्या भले ही तुमको यहाँ पे दो नाउन दिख रहा है, तुमको एक नाउन ये दिख रहा है, तुमको एक नाउन ये दिख रहा है, ए मत लिखो इधर देखो अच्छे से। एक नाउन तुमको यहाँ पे दिख रहा है, एक नाउन दिख रहा है, दोनों सिंगुलर है ना? तो यहाँ पे सिंगुलर हो आखिर प्लुरल आया, तो कायदे से क्या होना चाहिए? वर्ब, मेन वर्ब होना चाहिए, यानी कि V1 होना चाहिए। यदि ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो आर्ट टाइप का कुछ आना चाहिए या हाफ टाइप का आना चाहिए, मैं ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों नाउन का मीनिंग सेम है। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए? हमेशा सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है? V5। और यदि ऑक्सिलरी वर्ब का बात करें तो क्या? इज, वाज, हैज, ये ना होगा जी। अब यहाँ पे देखो, द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ माई लाइफ डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ योर्स, यानी कि जो मेरा रूल और रेगुलेशन है लाइफ का वो तुमसे थोड़ा अलग है, डिफर करता है। एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस क्या है? द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ माई लाइफ डिफर्स फ्रॉम योर्स। तो बताओ तो ये सेंटेंस सही है कि ये सेंटेंस सही है? हाँ, यू बताओ। भी सही है, क्या बात है। यू 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 ए, तुम बोल दी, क्या होगा? ए होगा आंसर। द क्लाइमेट ऑफ बेगूसराय इज हॉटर देन दैट ऑफ समस्तीपुर। याद आया? रूल और रेगुलेशन मेरे जीवन का जो भी है, तो तुम्हारे जीवन का रूल और रेगुलेशन उससे ना कंपैरिजन हो रहा है कि मेरा रूल और रेगुलेशन मेरा जीवन का जो है वो तुमसे थोड़ी कंपैरिजन हो रहा है, वो तुम्हारे रूल और रेगुलेशन से कंपेयर हो रहा है। कंपैरिजन किया जाता है तो दो सामान्य चीज को ना कंपेयर किया जाता है कि तुम एक चेयर का घोड़ा से कंपेयर करोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। एक चेयर का कंपैरिजन एक चेयर से होगा, एक घोड़ा कंपैरिजन एक घोड़ा से होगा। समझ में आ रहा है? तो कंपैरिजन सेम लेवल पे होता है, वही चीज़ है यहाँ पे। ये डैट का मतलब क्या हुआ? ये डैट क्या है? ये डैट क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है? ये डैट डिनोट कर रहा है रूल एंड रेगुलेशन ऑफ योर्स, यानी कि योर रूल एंड रेगुलेशन। तो सेंटेंस ये सही है, ये क्या है? गलत है। मैं वर्ब देखो विद्यार्थी लोग, वर्ब देखो, डिफर्स है। डिफर्स का मतलब क्या होता है? V5 है, समझे? हाँ, इसमें वर्ब भले ही सही हो, मैं ये गलत हो गया। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि कंपैरिजन जो रूल और रेगुलेशन कंपैरिजन हो रहा है वो तुमसे हो रहा है। गलत हो गया ना? किससे होना चाहिए? तुम्हारे रूल और रेगुलेशन से होना चाहिए था। अब यहाँ पे देखो, बेनिफिट सिंगुलर नाउन है बच्चे लोग, ये भी सिंगुलर नाउन है ना? हाँ, और दोनों का मीनिंग लगभग सेम है ना। बेनिफिट मतलब फ़ायदा, एडवांटेज मतलब फ़ायदा, दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे देखो वर्ब क्या डाला हमने? सिंगुलर। तो यहाँ पे हम लोग मेन वर्ब यूज़ किए और यहाँ पे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किए, क्योंकि दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा सिंगुलर वर्ब। चलो एक सेंटेंस में लिखो इस तरह का, फटाफट लिखो। हमेशा याद रखना स्टूडेंट लोग, कंपैरिजन के टाइम में सेम एंटिटी होगा, सेम एंटिटी।
अच्छा, रोल नंबर कितना हुआ देखो तो? 4। use singular verb. Bread and butter is a good breakfast. Bread and butter is a good breakfast. B देखो, early to bed and early to rise is a good habit. Slow and steady wins the race. चलो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। जिसका हाथ नहीं चलता है ना, वो सीख लेगा हाउ टू राइट। जिसका हाथ बहुत जल्दी चलता है उसका दिमाग भी बहुत जल्दी चलता है, समझे? हाथ और दिमाग से लिंक है। जिसका दिमाग बहुत स्लो है उसका हाथ भी बहुत स्लो रहेगा। देखते हो, एक आईएएस का बहुत जल्दी हाथ चलता है क्योंकि उसका प्रैक्टिस ही वैसा है। उसको 3 घंटा में 20 ऐसे लिखना है, बहुत तेजी से चलेगा उसको। आपका लिखावटी जो चीज़ है, आपका लिखाई जो है, वो आपके माइंड का रिफ्लेक्शन है, समझे? और इसलिए स्टूडेंट का कम से कम एक डिसेंट हैंड राइटिंग होना चाहिए। डिसेंट समझ रहे हो ना? ये नहीं बोला कि बहुत खूबसूरत, हाँ, मगर डॉक्टर हैंड राइटिंग भी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बन जाओ तब डॉक्टर हैंड राइटिंग, उससे पहले डॉक्टर हैंड राइटिंग नहीं होना चाहिए। पैरासीटामोल कैसे लिखेगा डॉक्टर? बताओ, पी तो सही रहेगा। हो गया, अब समझते जाओ तुम। हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा RC रहेगा, थोड़ा थोड़ा अलग अलग कोड में। हो गया, पैरासीटामोल खाओ। तो इतना खतरनाक नहीं बनना है तुम लोग को। पहले नीट का एग्जाम क्वालिफाई करो। क्या बोले? बोलो। हाँ, अच्छा, तुम लोग के मन में आता होगा ना ऐसा क्यों लिखते हैं? अच्छा, मेडिकल फ्रेटर्निटी लिखता है तो मेडिकल फ्रेटर्निटी समझता है उस चीज़ को। आखिर संवादी करना ना है। कभी भी देखना, डॉक्टर का लिखा हुआ चीज़ तुम जाओगे फिजिशियन के पास, वही केमिस्ट दुकान में जाओगे, वो आराम समझ लेगा, भले तुमको समझ आए या नहीं आए। दे विल अंडरस्टैंड इजीली।
मगर कई डॉक्टर सही भी होते हैं, वो बहुत अच्छे से भी लिखते हैं ना। हाँ, मैं अधिकतर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्या प्रॉब्लम है उसमें? आखिर क्या है, मैसेज पहुँचाना है, तो जिसको मैसेज पहुँचाना है उसका पहुँच जाता है मैसेज उसके लिए। हाँ, उतना लिख के दे देता है, इतना भी गंदा नहीं जितना गंदा हम लिखें, वो दे देगा वो, ठीक है ना। अब हम डॉक्टर नहीं है, नहीं तो हम लिख देते हैं। एनीवे, ट्राई किए, फेल कर गए। देखो यहाँ पे समझो स्टूडेंट, इफ मोर देन 2 डिफरेंट नाउन्स कम इन अ सेंटेंस, कम इन द फॉर्म ऑफ फ्रेज टू डिनोट ए कॉमन आइडिया, यूज सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे जरा गौर करना, इससे पहले नियम क्या बोल रहे थे कि दो जो सिंगुलर नाउन है उसका मीनिंग सेम है, तो उस केस में हम लोग हमेशा क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखना, 2 या 2 से अधिक जो नाउन आएगा वो डिफरेंट है। एक नाउन और दूसरे नाउन में कोई लिंक नहीं है, डिफरेंट मीनिंग है, मगर जब सबको कंबाइन कर देंगे तो एक वो फ्रेज बना रहा है, और जो फ्रेज बन रहा है उससे कुछ कॉमन मीनिंग निकल रहा है, कॉमन आइडिया जनरेट हो रहा है। तो उस केस में भी भले ही नाउन डिफरेंट हुआ हो, भले ही नाउन का मीनिंग डिफरेंट हो, उस केस में भी चूँकि फ्रेज बना चुका है, कॉमन आइडिया जनरेट हो रहा है, उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब इस चीज़ को यहाँ पे समझते हैं। ब्रेड एंड बटर इज़ ए गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर को ज्वाइन करो, एक फ्रेज बनाना। फ्रेज का मतलब क्या होता है विद्यार्थी लोग? क्या होता है फ्रेज का मतलब? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें ना ही सब्जेक्ट हो और ना ही वर्ब हो। सही बात है ना? देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड, 3 वर्ड है, एक एक एक, तो एक क्या बन गया? एक फ्रेज बन गया, मगर मीनिंग एक ही दे रहा है कि ब्रेड और बटर क्या है? बहुत ही अच्छा चॉइस है ब्रेकफास्ट के लिए। मैं 2 अलग वर्ड आया, ब्रेड और बटर अलग है ना, मैं कॉमन डिनोट कर रहा है ना खाने के लिए। उसी तरह देखो, अर्ली टू बेड, जल्दी सोना और जल्दी उठना। अर्ली टू बेड का मतलब क्या है? जल्दी सोना। और अर्ली टू राइज का मतलब क्या है? जल्दी उठना। ये एक गुड हैबिट है, तो ये भी कॉमन चीज़ को डिनोट कर रहा है ना, एक पॉजिटिव हैबिट को। उसी तरह देखो, ये तो बच्चा में बहुत सुना होगा, स्लो एंड स्टडी विज द रेस, आराम से, शांति से और लगातार। कम सीखो मगर रोज सीखो, इस तरह रेस को जीत सकते हो। स्लो एंड स्टडी फ्रेज हुआ ना। और कैसे पता चला कि ये सिंगुलर की तरह काम कर रहा है? V5 से। यहाँ पे कैसे पता चला कि ये सिंगुलर की तरह काम कर रहा है? इसके बेस से। यहाँ पे कैसे पता चला? इसके बेस से। तो देख रहे हो स्टूडेंट क्या हो रहा है कि 2 या 2 से अधिक नाउन तो आ रहे हैं और उसका मीनिंग भी अलग है, मैं वो फ्रेज के फॉर्म में आ रहा है, बट एक कॉमन आइडिया को जनरेट कर रहा है, एक कॉमन आइडिया को वो दिखा रहा है। तो ऐसे केस में भी हम लोग सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आया समझ में? चलो एक ट्राई करो, अपना ट्राई करो एक। बना के देखो, दिखाओ, हो सकता है। जैसे फास्ट फूड, हाँ, फास्ट फूड एंड कोल्ड ड्रिंक इज डेंजरस फॉर हेल्थ। हाँ, लिख दिए थे क्या? द टबैको एंड टबैको, और क्या है दूसरा नाम क्या यूज़ किया? हाँ बिल्कुल हो सकता है। नहीं, ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा हो सकता है सच्चाई और झूठा चीज़ आदमी के लाइफ के लिए ठीक नहीं है? व्हाट इज दिस? ट्रूथ एंड लाई इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। सच बोलना गलत बोलना क्या है? आदमी के जीवन का वो हिस्सा है। होता कि नहीं होता? आया समझ में स्टूडेंट ये चीज़? तुम बताओ तो क्या लिखी हो? यू बताओ तो क्या लिखी हो? जल्दी लिखो, ट्राई करो, थोड़ा ट्राई करो।
लिखे हो, बताओ क्या लिखे हो? हाँ, वेरी गुड। दोनों कॉमन चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, एक्सरसाइज को, फिटनेस को, वेरी गुड। हाँ, तुम क्या लिखा है? ड्यू टू इट, ये क्या है इसका मतलब? ऐसे में हम ब्रेड और बटर भी छोड़ देंगे खाना। ठीक, क्या बोला, बोलो तो हिंदी में करो तो इसको, क्या लिखा है तुम? ब्रेड बटर एक दूसरे से कनेक्टेड है खाने के। ओ, तो क्या लिखा है तुम? ब्रेड एंड बटर इज एडिबल। एडिबल, एडिबल समझते हो ना, खाने योग्य है, एडिबल लिखते हैं, या ईटेबल लिखो, दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव है। ब्रेड एंड बटर इज एडिबल या एटेबल, बोथ इज करेक्ट, दोनों ही एडजेक्टिव है, और वो प्रीडिकेट के रूप में यूज हुआ है, प्रीडिकेट के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो, सुन लेते हैं तुम लोग का, बताओ। हाँ, ये इससे पहले वाला नियम, इससे पहले वाला जो नियम था, 4 नंबर जो नियम था ना, प्रेस्टीज एंड, क्या लिखी हो, प्रेस्टीज एंड डिग्निटी, दोनों का मीनिंग सेम है लगभग। हाँ, तो वो पहले वाला रूल हुआ, देखो पहले वाला रूल में भी वही था ना, देखो तो चेक करो तो, गो एंड चेक। यदि 2 नाउन हो, दोनों नाउन का मीनिंग सेम हो, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा ना, बिल्कुल वो नियम के हिसाब से तुम बनाई हो। डिग्निटी एंड प्रेस्टीज प्लेज ए वाइटल रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। सही बात है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, तुम बोलो क्या लिखी हो? ठीक, वर्क एंड लाफ, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। यदि कोई कॉमन आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 वर्ड, तो उस केस में हो सकता है। देखो अब कॉमन बोलो सर, कॉमन आइडिया क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन आइडिया? इट्स ब्रेकफास्ट, इट्स अ हैबिट, इट्स ऑल अबाउट टू विन द रेस। दोनों ही चीज चाहिए एक रेस को जीतने के लिए, दोनों ही चीज चाहिए एक गुड हैबिट के लिए, दोनों ही चीज चाहिए एक गुड ब्रेकफास्ट के लिए। तो कॉमन आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना वो। चलो ठीक, तो कितना किए स्टूडेंट हम लोग? रूल नंबर 5 तक किए। चलो एक और बता देते हैं आज के लिए, 5। if one singular noun, if one singular noun and a plural noun are connected with conjunctions like either or, neither nor, not only but also, etc., etc. Use the verb that is use the verb that follows the क्लोजर नाउन। अब क्या है इसका मतलब समझो, डेट फॉलोज द क्लोजर नाउन। हाँ, डेट फॉलोज द क्लोजर नाउन। एग्जाम्पल देखो, आइदर द प्रिंसिपल
A. Either the principal or teachers have failed in their duties, in their duty. ठीक है. Not only the teacher, but students, not only the teacher but students were playing cricket. अब देखो स्टूडेंट ये बोलना क्या चाह रहे हैं, देखो इसको समझ लो एक बार समझ लो. ये लास्ट ही है, मैं दूंगा स्पेस लिखने के लिए. देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, मान लो कि 2 नाउन आ रहा है सेंटेंस में, 2 नाउन आ रहा है. एक जो नाउन है आपका सिंगुलर है और एक नाउन आपका प्लुरल है. तो बताओ तो इस सेंटेंस में सिंगुलर नाउन कौन सा है? प्रिंसिपल. और प्लुरल नाउन कौन सा है? टीचर्स. इसमें बताओ सिंगुलर नाउन कौन सा है? टीचर है, और उसमें प्लुरल नाउन क्या है? स्टूडेंट्स. समझ में आ गया ना? यदि 2 नाउन आ रहा है सेंटेंस में, एक कोई सिंगुलर है और एक प्लुरल है, तो ऐसे केस में वर्ब क्या फॉलो किया जाए? सवाल ये है. तो ऐसे केस में जो वर्ब के क्लोज नाउन है, वर्ब का क्लोज नाउन ये हुआ ना, इसको फॉलो किया जाए. तो ये क्या है? प्लुरल है, तो वर्ब भी प्लुरल होगा, अब पॉसेसिव एडजेक्टिव भी प्लुरल होगा. समझ गए क्या बोल रहे हैं? स्टूडेंट्स प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल होगा, और यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा है तो वो भी क्या होगा? प्लुरल होगा. अब यहाँ पे समझो, और ये सभी कनेक्टेड एक दूसरे से कंजंक्शन से. कंजंक्शन का मतलब ये होता है कनेक्ट करने के लिए. राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट. तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या है? एंड ने क्या किया? राम और श्याम को कनेक्ट किया है. तो कंजंक्शन बहुत टाइप के होते हैं स्टूडेंट, आने वाले समय में पढ़ाऊंगा. अभी फिलहाल ये समझना है तुमको, कंजंक्शन क्या है? 2 वर्ड को जोड़ता है, 2 फ्रेज को भी जोड़ सकता है, 2 क्लॉज को भी जोड़ सकता है. यहाँ पे देखो, इफ वन सिंगुलर नाउन एंड अ प्लुरल नाउन आर कनेक्टेड विथ कंजंक्शंस लाइक आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी कंजंक्शन है. तो उस केस में यूज द वर्ब दैट फॉलोज द क्लोजर नाउन. यानी कि ऐसा वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए जो क्लोजर नाउन को फॉलो कर सके. क्लोजर नाउन मतलब क्या है कि ये प्लुरल रहेगा तो वर्ब भी प्लुरल रहेगा, ये सिंगुलर रहेगा तो ये भी सिंगुलर रहेगा. ये चीज़ दिख रहा है तुम लोग को? ये भी रूल्स है, और ये रूल तुम लोग को प्रोनाउन के चैप्टर में ही बताया गया था. ये तुम लोग को ठीक से याद है तो. दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट.